चलो स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल +2 एकेडमी में। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद वीडियो लेक्चर शुरू करने वाले हैं। सारे बच्चों की डिमांड थी कि शुरू करें, बहुत दिन गैप हो चुका है, बट कोशिश रहेगी कि अब रेगुलर वीडियोस आए। तो हम शुरू करने वाले हैं, हिस्ट्री का चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर में, ये बोर्ड का चैप्टर है, क्लास 10th में आता है और काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये चैप्टर है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहले चैप्टर को समझते हैं कि आखिर ये चैप्टर है क्या, किस चीज से रिलेटेड है और क्या क्या हम सीखेंगे इस चैप्टर में। तो राइज, पहला टर्म है राइज। राइज का मतलब होता क्या है? तो राइज मतलब उदय होना, मतलब किसी चीज की शुरुआत होना जो पहले से नहीं हुई है, अब हो रही है। जैसे सन राइज, यानी सन, जैसे सुबह सुबह सन उठता है ऊपर की तरफ, तो वैसे ही किसी भी चीज का उदय कैसे होता है। नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ये सबको पता है। 7 कॉन्टिनेंट होते हैं जिसमें से एक कॉन्टिनेंट हमारा यूरोप है और काफी डेवलपमेंट की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और जो मेन टर्म है नेशनलिज्म, तो कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि ये सारे कीवर्ड्स के क्या मीनिंग होते हैं जो चैप्टर में हमारा इस्तेमाल होने वाला है। तो सबसे पहला नेशनलिज्म वर्ड हम देखते हैं, नेशनलिज्म क्या होता है। तो एक सिंपल सा मीनिंग अगर हम देखें नेशनलिज्म का, होता है देशभक्ति, मतलब देश के लिए कुछ मर मिटने का जज्बा। अब जरूरी नहीं कि बॉर्डर पे जो लोग लड़ रहे हैं मतलब गोलियों से, इन सब चीजों से, तो वही लोग देशभक्त कहलाएंगे। घर के अंदर यानी विद इन द कंट्री लिमिट, देश के अंदर भी कुछ लोग जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, कुछ एनजीओ चला रहे हैं, वो भी एक देशभक्ति का एग्जाम्पल है। तो देशभक्ति का मतलब कि सबसे पहला प्रायोरिटी आदमी के लाइफ में होना चाहिए देश, उसके बाद फिर कुछ बच जाए तो फैमिली, फिर उसके बाद बच जाए तो फिर अपना। तो ऐसा सिस्टम होता है। तो देशभक्ति यानी यहाँ पे नेशनलिज्म पूरे यूरोप में आएगा, देशभक्ति डेवलप होगी। हाँ, लेकिन एक चीज, एक सवाल यहाँ पे बनता है, जब हम हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वहां भी देशभक्ति वर्ड आएगा, नेशनलिज्म इन, तो वहां भी देशभक्ति आएगी, देश के लिए मर मिटने का जज्बा आएगा, लेकिन किस चीज के लिए आएगा? अंग्रेजों को भगाने के लिए आएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह आ रहा है चैप्टर में कि यूरोपियन पीपल ही पूरे वर्ल्ड को कैप्चर किए, पूरे वर्ल्ड को गुलाम बनाए थे। इवन सिर्फ अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो 54 कंट्रीज को उन्होंने गुलाम बनाया, और बाकी के जितने भी और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने अलग अलग टेरिटरी को छोटे बड़े गुलाम बनाया। तो हमारे देश में देशभक्ति आई, नेशनलिज्म आया, वो समझ में आता है कि अंग्रेजों को भगाना है, मर मिटना है, कैसे भी आजादी पानी है। बट यहाँ पे देशभक्ति हम क्यों पढ़ने वाले? यहाँ किस चीज की देशभक्ति? ये लोग तो खुद ही चोर है, मतलब हमें गुलाम बनाया, तो इनको देशभक्ति किस चीज के लिए चाहिए? तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है और दोनों चैप्टर का एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है कि हाउ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनलिज्म इन इंडिया, कैसे अलग है ये दोनों। तो कैसे अलग है? यानी यहाँ पे जो रूलिंग सिस्टम चल रही थी सदियों से, जो रूल करने का जो सिस्टम चल रहा था, वो चल रहा था मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम मतलब राजा का बेटा रूल करेगा, मतलब दूसरा कोई सिटीजन में से आके रूल नहीं करेगा। मोनार्की मतलब मोनार्की, किंग होगा, क्वीन होगा, उसके अंडर में रूल किया जाएगा, यानी राजा का बेटा हमेशा राजा बनेगा। अब वो एलिजिबल हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है, बट राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं मोनार्की। और ये मोनार्की सिस्टम पूरे यूरोप में, या शुरू में कहे तो हर जगह यही चलता था। और इसी मोनार्की सिस्टम को अबॉलिश करना था, खत्म करना था पूरे यूरोप में, मतलब लोगों को एक नेशन स्टेट बनाना था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनानी थी। इसलिए देशभक्ति आई कि जो जुल्म करने वाले जो राजा थे ना, उनके अगेंस्ट में लोग एक होंगे, सारे लोग, और उसको खत्म करना चाहेंगे कि मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाए, जनता के पास पावर है और फिर एक नेशन स्टेट बने, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की फॉर्मेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे देश को रूल किया जाए। तो यहीं से एक मोनार्की तो समझ में आ गया होगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है या एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, तो समझ लेना कि जैसे कि अगर हम अपने राजा महाराजाओं के सिस्टम की अगर हम बात करें तो दरबार होता था। अब राजा हो गया, फिर अलग अलग मिनिस्टर्स होते थे, कोई प्रधानमंत्री हो गया, कोई खजांची हो गया, कोई चीफ मतलब कमांडर इन चीफ हो गया, सेनापति। तो अलग अलग मिनिस्टर्स होते थे राजा के दरबार में और उनका वो डिपार्टमेंट होता था, वो संभालते थे। तो ये तो हो गया नॉर्मल मोनार्की सिस्टम। लेकिन उसी में एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड आ जाए, एब्सोल्यूट मोनार्क या एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की सिस्टम, तो इसमें ये होगा कि मिनिस्टर्स तो होंगे लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होगा, सारा पावर राजा अपने पास रखेगा, राजा को दूसरे डिपार्टमेंट पे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं होगा। मतलब जितना दरबार का जो मतलब पावर होगा, चाहे वो सेनापति
सेनापति हो, चाहे वो ट्रेजर मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, सारा पावर राजा अपने पास रखेगा खुद ही। एक तरह से समझ लो अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, तानाशाही वाला पार्ट था, राजा वाला पार्ट था, लेकिन राजा ही खुद सारा डिसीजन लेता था, किसी और के ऊपर फैसले नहीं होते थे। तो इसीलिए को सिस्टम को एब्सोल्यूटिस्ट बोला गया। मोनार्की सिस्टम तो फिर भी बेटर है, एब्सोल्यूट मोनार्क अगर आ जाए एक साथ, जैसे यूरोप के जो मैक्सिमम जो रूलर्स तुमको देखने को मिलेंगे बच्चों, तो वो सारे के सारे एब्सोल्यूट मोनार्क आएंगे, इसलिए लोगों में देशभक्ति डेवलप हुई कि ये सब सिस्टम नहीं चलेगा। तो नेशनलिज्म भी हमने समझा क्या होता है, एब्सोल्यूट समझा कि एक आदमी के पावर, एक आदमी के विद इन द पावर सारा पावर होगा, देयर इज नो लिमिट ऑन हिज पावर, मतलब कोई लिमिट नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, जो मन चाहे वो करेगा। और एब्सोल्यूट मोनार्की यानी वही राजा के पास ऐसा पावर आ जाए। अब ये दो वर्ड है, देखो अब ये चैप्टर की जो शुरुआत होगी, जो 9th क्लास में आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, वहां से जो यूनिट हुआ उसके बाद की कहानी यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फ्रांस से ही फिर शुरुआत होने वाली है। तो फ्रांस में कुछ दो वर्ड आएंगे, ला पैत्रे और ला सिटियोन। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, फादरलैंड। ला पैत्रे का मतलब हो गया फादरलैंड। जैसे हमारे यहाँ मदरलैंड होता है ना, मातृभूमि, तो वहां पे भी फ्रांस में फादरलैंड चलता है। मातृभूमि नहीं, बाप की भूमि कह लो, एक तरह से जो समझना हो, मतलब वहां पे फादरलैंड का कॉन्सेप्ट चलता है, हमारे यहाँ मदरलैंड का कॉन्सेप्ट चलता है। तो एक तरह समझ लो कि ब्लड रिलेशन वाला से जोड़ा गया जमीन को। और ला सिटियोन यानी कॉमन मैन की बात हो रही है। कॉमन मैन मतलब कि लोगों को बताया गया कि आप सब एक समान है, मतलब कि ये टर्म दिया गया, इससे लोगों को एक थिंक ऑफ एबिलिटी डेवलप की गई कि कोई छोटा नहीं है। क्योंकि फ्रांस में आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप के जनता रहती है, कोई नोबल है, कोई क्लर्जी है, कोई पीजेंट है, और टैक्स सारे पीजेंट देते थे। तो ला पैत्रे और ला सिटियोन ये कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया कि देशभक्ति डेवलप हो, जिसमें एक सेंस ऑफ यूनिटी लोगों में आए, इक्वलिटी की बात है कि सब कॉमन मैन है। तो ये तो था कुछ कीवर्ड्स, आगे हम चलेंगे फ्रांस की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जो चैप्टर है हमारा, उसमें पहला टॉपिक ये है। अब ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये चैप्टर हम, मतलब ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि 9th में जब हम पढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा तो 2 पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट आया तो थोड़ा सा तो प्रीव्यू आपको दिखाएगा पहला पार्ट का, जिससे कि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि हमने पहले पार्ट में क्या देखा था। तो उसी तरह यहाँ पे पहला टॉपिक जो दिया हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाएगी क्या क्या हुआ था। तो वही है कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने शुरुआत की सारे रिवॉल्यूशन। एक्चुअली एक चीज जान लो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को मदर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है राजाओं का सिस्टम खत्म करने की और एक नेशन स्टेट बनाने की। तो देखो यहाँ पे नेशन स्टेट मतलब एक ऐसा राष्ट्र जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे रूल किया जाता है। तो अब क्या क्या फीचर्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, वो हम यहाँ देखेंगे, सैलेंट फीचर्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दो, बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 3 नंबर या 5 नंबर के सवाल आते हैं। पहला चीज ये, 1 नंबर का भी हो सकता है, तो इसी में जो भी आएगा आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब समझ लेना, एक रामबाण बताता हूं, इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है और उस क्वेश्चन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ड आपको दिख जाए, मतलब ध्यान रखना है, सिर्फ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ड अगर दिख जाए तो आपको आंसर यही लिखना है, आंख मूंद के यही आंसर होगा, इसकी गारंटी है। पूरे चैप्टर से किसी भी क्वेश्चन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ड दिख जाए, कि अब क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है ये भी बता देता हूं, कि हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएट सेंस ऑफ नेशनलिटी अमॉन्ग द यूरोपियन कंट्रीज, तब भी आंसर आपको यही लिखना है। 5-6 पॉइंट है, अभी जैसे कि ये 5 पॉइंट है, 2 पॉइंट और अभी लिख के बता देता हूं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हेल्प्स इन क्रिएट रोमांटिसिज्म अमॉन्ग द यूरोपियन स्टेट, या हाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड द यूरोपियन कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम। कैसे भी क्वेश्चन घुमाए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है, तो आपके आंसर यही होंगे आंख मूंद के। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, 5 नंबर का होगा तो 5 से 6 पॉइंट, दैट्स इट। और इसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स हो गए तो वो हम 1 नंबर के लिए डिस्कस कर लेंगे। तो आंख मूंद के इस जो पॉइंट्स लिखा है इसको दिमाग में सेट कर लेना है आपको, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर्ड आते ही आपको आंसर यही लिखना है।
तो देखते हैं क्या क्या कुछ खास बातें थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो सबसे मेन चीज की 1789 में ये शुरू हुआ है। तो हम वो पूरी चीजें हम नहीं बता रहे हैं, बस हम ये जान लो कि फ्रेंच का जो सिस्टम था ना, बर्बन डायनेस्टी रूल करता था। किंग लुइस 16 जो था वो रूलर था, उसने कुछ ऐसे टैक्सेस का सिस्टम बनाया था जिससे कि पीजेंट जो क्लास थी ना, 3 स्टेट थी, नोबल, क्लर्जी, पीजेंट। नोबल यानी राजा वाला राजशाही परिवार, क्लर्जी यानी तुम्हारे पादरी यानी चर्च के फादर, और पीजेंट यानी आम जनता जो कि 96% के करीब हुआ करती थी। तो और सारा टैक्स जो देते थे कौन देते थे? पीजेंट लोग देता था। जो 4% यानी नोबल और क्लर्जी लोग थे ना, वो टैक्स नहीं देते थे। सारा टैक्स में छूट था उनको, बाय बर्थ कोई टैक्स उनको नहीं देना होता था। सारा टैक्स कौन देगा? पीजेंट देगा। अब पीजेंट भी 3 क्लास की थी। एक जो हो गई तुम्हारी थोड़े जो रिच बिजनेसमैन हो गए जिनके थोड़ा खेत वेत थे, उसके बाद थोड़ा एक स्मॉल फार्मर्स हो गए जो कि किसी के खेतों में भी काम कर लेते थे या लेबर्स थे, और एक लैंडलेस लेबर जिनके पास कोई जमीन वमीन नहीं थी, बहुत ही उनकी कंडीशन ज्यादा खराब थी। तो ये ऐसा सिस्टम था, सोसाइटी था। और उसके बाद लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया 1789 में राजा के अगेंस्ट में, क्योंकि वो और टैक्स बढ़ाना चाहता था। और फिर जनता ने जब अटैक किया, इसी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं, 1789 में हुआ। उसके बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो ये सारी चीजें हुई। तो अब देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी हमने जस्ट एक वर्ड देखा था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, की वर्ड्स ला पैत्रे और ले सिटियोन। सिटियोन, अब देखो यहाँ पे ये चीज देखो कैसे यूज हो रहा है। द आइडिया ऑफ ला पैत्रे एंड ला सिटियोन emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। इस लाइन का ये मतलब हो गया कि लोगों ने जब ये वर्ड दिया ला पैत्रे और ला सिटियोन, यानी फादरलैंड, यानी लोगों ने ब्लड रिलेशन, एक जमीन को अपने फैमिली रिलेशन की तरह जोड़ा। जैसे हम अपने माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारे देश में मदरलैंड होता है, मातृभूमि, भारत माता, तो उस तरह वहां पे फादरलैंड से जोड़ा गया फ्रांस को। और लास्ट सिटी ने कॉमन सेंस डेवलप किया गया सिटीजन्स में, जिससे में क्या आया, एक यूनाइटेड कम्युनिटी की फीलिंग आए, एकता की फीलिंग आए, और जहां पे सबको इक्वल राइट्स भी मिलेंगे। ये भी बोला गया कि आप कॉमन मैन है तो सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, कोई ये नहीं कि उसको टैक्स मिलेगा इसको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पे बात हो रही थी लास्ट सिटियोन की, यानी सब बराबर होंगे। तो सब लोग एक साथ आके रिवोल्ट किए, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम मिलके इस सिस्टम को खत्म करेंगे तो नया सिस्टम जो आएगा, यानी डेमोक्रेसी, तो हमको बराबर का अधिकार होगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी जाएगी जहां पे सब बराबर होंगे और सब का एक फादरलैंड की तरह ये देश होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। जो राजा का झंडा हुआ करता था, रॉयल स्टैंडर्ड, उसको रिप्लेस करके वहां के जो लोग थे, जब ये रिवॉल्यूशन अब शुरू हो रहा है, तो वहां के लोगों ने अपना खुद का एक ट्राई कलर डिजाइन किया 3 रंगों का, जो कि रिप्लेस कर दिया राजा के झंडे से। हर राजा का अपना एक झंडा होता है, इवन महाभारत में भी देखा होगा हर ध्वज के तले एक झंडा हुआ करता था। तो उसी तरह यहाँ पे राजा का लुइस 16 के झंडे को रिप्लेस कर दिया नया ट्राई कलर से, जो कि ये इनकी यूनिटी और इनके एकता का प्रतीक था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। जो राजा का जो दरबार हुआ करता था, जो उसके मिनिस्टर्स होते थे, अब उसको कौन इलेक्ट करेगा? सिटीजन्स इलेक्ट करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, और उसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया गया। जो राजा का दरबार स्टेट जनरल असेंबली हुआ करता था, अब वो राजा का दरबार ना रह के नेशनल असेंबली, वहां के पॉलिटिकल पार्टी वाला पार्ट आ गया। मतलब लोग सिटीजन अपॉइंट करेंगे वोट के थ्रू, अब वो राज दरबार के जो मेंबर्स होंगे या जो गवर्नमेंट के जो लोग होंगे। उसके बाद न्यू हाइम्स, कुछ पोएम्स की रचनाएं की गई, ओथ्स टेकन यानी शपथ लिया गया, और मार्टायर्स जो शहीद हुए इस रेवोल्यूशन में, उनको याद किया गया, और सबको देश के नाम पे याद किया गया, इन द नेम ऑफ नेशन। मतलब शहीदों को याद किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, कविताएं बनाई गई, शपथ लिया गया लोगों के द्वारा कि हम ये चीज अचीव करेंगे। तो ये सारे देश के नाम पे इन्होंने, लोगों ने ऐसा टारगेट सेट किया और फिर आगे बढ़े। छठा पॉइंट जो है हमारा, फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस। देखो फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस है,
तो जो पेरिस एक जो लैंग्वेज है, देखो आज तो पूरे फ्रांस की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच लैंग्वेज है, बट उस वक्त की हम बात करें 1789 के अराउंड की, तो उस वक्त जो फ्रेंच लैंग्वेज थी ना वो सिर्फ पेरिस में बोली जाती थी, वहीं पढ़ी जाती थी। तो लोगों को देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एकदम फंडामेंटल चीज है कि किसी भी देश को देश दो ही चीज बना सकता है, एक तो उस देश में कॉमन धर्म हो या तो उस देश की एक कॉमन लैंग्वेज हो। अगर ये दो चीज मतलब ये दो बेस होते हैं किसी भी देश को एक जोड़ के रखने का। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमारा प्यारा भारत इसमें एक्सेप्शन है, ना यहाँ पे कॉमन धर्म है ना यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज है, बट दुनिया के हर देश का एग्जाम्पल में या तो धर्म आपको कॉमन मिलेगा या तो भाषा कॉमन मिलेगी। तो यहाँ पे जो चीज थी वो भाषा, इन्होंने सोचा जो आम जनता थी, जो 96% जो लोग थे उसमें जो पढ़ लिख गए थे, तो उन्होंने अब सारी चीजें हो रही थी, आवाज उठ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि एक लैंग्वेज भी होनी चाहिए, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल तो हो गए लेकिन एक आम भाषा भी होनी चाहिए जो सबको एक बांध के रखेगी। तो उन्होंने एक फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बनाया जो ये बोलेगा, जो चीजें होंगी तो सब अच्छे से इजीली कम्युनिकेट हो सकता है पूरे कंट्री में। तो यहाँ पे पूरे देश का एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया फ्रेंच को, जो कि सिर्फ एक पेरिस का हिस्सा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली, यानी 4 देशों में फ्रेंच की आर्मी गई। देखो होलैंड यानी नीदरलैंड की बात हो रही है, और होलैंड और नीदरलैंड के लोगों को ही हम डच लोग कहते हैं, डच पीपल जो वर्ड आता है ना, तो यहाँ के लोगों को डच कहते हैं। डच एक लैंग्वेज है, ध्यान रखना। फिर बेल्जियम, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद कुछ पार्ट इटली के। तो ये 4 देशों में फ्रेंच की आर्मी 1790 के टाइम में जाती है। क्यों जाती है भाई? तो फॉर आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर, जब ये जो रिवोल्यूशनरी वार हो जाते हैं, जो लेस 16 है बाकी के देशों से हेल्प मांगता है, तो उनको उस आउटब्रेक को रोकने के लिए फ्रेंच आर्मी अलग अलग देशों में जाती है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज समझना, ये पॉइंट क्यों देशभक्ति कैसे इस फ्रेंच आर्मीज ने कैसे डेवलप किया, तो ऐसे समझना कि मान लो कि जहां जिन जिन देशों में फ्रेंच की आर्मी गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि रात के समय तो लड़ाई नहीं होती होगी। जैसे महाभारत में सूरज ढलने के बाद आपने देखा होगा कि लड़ाई बंद हो जाती है, तो उसी तरह ये रुकते तो होंगे, कैंप तो बनाते होंगे, कहीं कहीं आम मार्केट वार्केट भी जाते होंगे खाने पीने का सामान खरीदने, वहां के लोगों से कम्युनिकेशन भी होती होगी इन आर्मीज की। तो कम्युनिकेशन में जब पता चलेगा फ्रेंच लैंग्वेज ये बोलेंगे तो लोगों को पता चलेगा अरे ये तो फ्रांस से हो, वो बोलेगा अरे भाई तुम लोग वही हो ना जहां पे रिवोल्यूशन हो गया राजा के अगेंस्ट में, वो सब हो गया। तो वो अपने जो चीजें उन्होंने की वो ग्लोरीफाई करेगी, बढ़ा चढ़ा के अपने चीजों को बताया जाता है। अगर मैं भी मान लो मेरे देश में कुछ अच्छा हुआ है, मैं दूसरे दुनिया में मतलब दूसरे देश में जाके मेरे से कोई पूछेगा कि आपके यहाँ तो ये होता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मेरा बहुत गौरवान्वित महसूस करूंगा और बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलूंगा, उस चीजों को एकदम ग्लोरीफाई करूंगा। तो इस तरह से जहां जहां फ्रेंच की आर्मी गई, जिन जिन देशों में गई, तो वहां पे जो वॉर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसको पूरा ग्लोरीफाई किया उस आर्मी ने, और बाकी के देशों में भी ये आइडिया पहुंच पाया इन आर्मीज के थ्रू, जिससे कि वहां भी लोगों को लगा कि यार ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं आवाज उठा सकते। तो फ्रेंच आर्मी का भी बहुत बड़ा रोल था जिन जिन देशों में वो गई लड़ाई के कारण, लेकिन आम जनता के कम्युनिकेशन के कारण वो चीजों को उन्होंने उनको बताया और वो लोग भी इंस्पायर्ड हुए उस चीज को देख के। तो ये जो हमने 5-6 पॉइंट अभी देखे, 5 नंबर का सवाल आया तो 6 पॉइंट, 3 नंबर का सवाल आया तो 4 पॉइंट, आपको जो इसमें से समझ में आए। हाँ, जो स्टार्टेड इन 1789 तो वो कोई पॉइंट नहीं है, वो तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। उसको छोड़ के जो बाकी के 6 पॉइंट है उसमें आपको 5 नंबर में यूज करने हैं। सिंपल सा। अब देखो एक और क्वेश्चन आएगा, रोमांटिसिज्म, पूरे बुक में रोमांटिसिज्म से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा, आगे हम समझेंगे रोमांटिसिज्म क्या होता है, तो यहां से सारे पॉइंट्स हम उठा सकते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको दिखते ही आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर, कितने नंबर का सवाल है, ये नहीं कि सभी लिख दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आसान है। 1 नंबर का क्या क्या सवाल बनता है जल्दी से बता देता हूं कि फ्रेंच आर्मी किन किन देशों में गई, तो ये 4 देश के नाम आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद ला पैट्रे फादरलैंड का मतलब क्या होता है, तो ला पैट्रे। कॉमन मैन का मतलब फ्रेंच में क्या होता है, तो ला सिटियन, ये कुछ हो गया। और वहां पे जो स्टेट जनरल असेंबली था उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया, तो नेशनल असेंबली से रिप्लेस कर दिया गया। और फ्रेंच जो थी लैंग्वेज वो कौन से पर्टिकुलर जगह की लैंग्वेज थी, तो पेरिस की। तो ये 1 नंबर के सवाल हो गए। 3 नंबर में भी यही बनता है और 5 नंबर में भी यही लॉन्ग में बनता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आते ही आपको यही लिखना है। तो ये टॉपिक के लिए बस इतना ही, आगे देखते हैं।